हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो अब इससे आगे क्या, किस प्रकार से वो होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि ई कोलाई भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। हो सकता है वो इंसुलिन हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, या कोई और प्रोडक्ट। ठीक है जी। सो आज भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे कि बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। कागज कलम अपने साथ रखिएगा, मतलब कॉपी पेपर्स एंड पेन या पेंसिल अपने साथ रखिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकें। ठीक है जी। एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। चलिए जी। सो सब लोग एनर्जी से भर गए हैं ना इस समय, राइट। चलिए, रोड मैप जो हमने तैयार करा था कि भाई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए किस प्रकार से हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, चलो एक बार उसका रिकॉल कर लेते हैं भाई। देखिएगा गौर से। पहला स्टेप था इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीओआई यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमारे लिए यह सुविधाजनक कर दिया था कि भाई हमें पता है कि कौन सा जीन कहां पे लोकेटेड है। पॉइंट नंबर 2, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है सेल से निकालना है। भाई सेल के चारों तरफ कितनी सारी बाउंड्रीज हैं, बैरियर्स हैं। प्लांट सेल यूज कर रहे हैं या एनिमल सेल यूज कर रहे हैं या फंगल सेल यूज कर रहे हैं या बैक्टीरियल सेल, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का एंजाइम हमने इस्तेमाल करा सेल के चारों तरफ वाली बाउंड्री को तोड़ने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर बैक्टीरियल सेल इस्तेमाल करे हैं तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? If we are using bacterial cells for our experiment, then to break the cell wall of the bacteria, we use lysozyme. अगर फंगल सेल्स हैं, काइटिनेस, प्लांट सेल्स हैं, सेलुलेस, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन भाई सेल मेम्ब्रेन तो होती है ना, डिटर्जेंट्स के जरिए हमने उसे तोड़ा। उसके बाद याद कीजिए, चिल्ड इथेनॉल, स्पूलिंग, डीएनए आइसोलेटेड, राइट जी। फिर था एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, वो भी पढ़ चुके हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के आगे की तरफ स्टार्टिंग कोडॉन से पहले एंड पीछे की तरफ टर्मिनेशन कोडॉन के बाद हमें कुछ नाइट्रोजनस बेसेस ऐड करने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का। वो भी हमने समझा था कि भाई क्यों करना है, ताकि हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस उसे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काट पाए। चलो किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल दो मुझे जल्दी से। एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताइए, कौन कौन से बताए थे? इको R1, IND3, इको स्टैंड्स फॉर Escherichia coli स्ट्रेन R and 1 रोमन न्यूमेरल में, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन D, उसके पीछे 3 लगा था। नॉमेनक्लेचर बताया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का, राइट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं वो भी समझाया था। पांचवा स्टेप था जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी जेल यूज करते हैं? याद कीजिए, एगारोस जेल। पूरा प्रोसीजर बताया था, कैसे बफर सॉल्यूशन में एगारोस जेल मिलानी है, उसे गर्म करना है, पिघल जाएगी, फिर हमने उसे कास्टिंग ट्रे में डालना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का होता है, बफर सॉल्यूशन डाल के कैसे जेल में वेल्स क्रिएट करने कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर से, फिर हमने उसमें डीएनए सैंपल लोड करना है जिसमें डाई भी डाली गई है, लोडिंग डाई ब्लू कलर से हमने दिखाया था। फिर डीएनए आगे 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 मूव करना शुरू करता है उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सेटअप में। छोटे सेगमेंट्स तेजी से मूव करते हैं, बड़े सेगमेंट धीरे धीरे मूव करते हैं। डीएनए पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी मैंने आपको बता दी थी। वेरी गुड जी। उसके बाद क्या करा था जी? पॉइंट नंबर 6 क्या था हमारा रोड मैप में? स्टेप नंबर 6,
इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने जो ऑब्टेन कर लिया भाई, उसे सेल में डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते, एक व्हीकल, एक रास्ता चाहिए होगा, जिसे हमने कहा था वेक्टर। अलग अलग तरह के वेक्टर्स बताओ कौन कौन से। प्लाज्मिड्स हो सकते, बैक्टीरियोफाज हो सकते, वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया, है ना। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड्स को मुख्य रूप से हमने डिटेल में डिस्कस करा था। फिर ये बताया गया था कि किस प्रकार से जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डालना है उस वेक्टर में। यहां पे डिटेल में डिस्कशन हुआ था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का। न्यूक्लियसिस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ते हैं, एंडोन्यूक्लियसिस जो न्यूक्लिक एसिड को बीच में से तोड़ते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस जो टर्मिनल एंड्स में से तोड़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कुछ खास ऐसे भी होते हैं जो पैलिंड्रोम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट का जिक्र करा था हमने। सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं आपकी, है ना। चल, जब वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था, कैसा बन गया था, मान लो भाई ये था हमारा प्लाज्मिड PBr322, याद है। सो ये है जी, सपोज करो हमारा प्लाज्मिड, और इस में हमने डाला अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये रहा, कितना सुंदर बन गया। और इसको क्या बोलेंगे अब हम, इसको बोलेंगे RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है होस्ट सेल में। इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये भी इतना आसान काम नहीं है। इसमें भी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज और डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भाई कैल्शियम आयंस का रोल है यहाँ, है ना। कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस, याद है बात आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड्स है उसमें, डीएनए हाइड्रोफिलिक है, तो एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, कैल्शियम आयंस का रोल बताया था। फिर मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे जिनसे हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल देते हैं। चलो वो भी रिवाइज करते हैं। नंबर 1, हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड याद है, गरम करा ठंडा करा गरम करा, है ना, वो हीट शॉक मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक पल्स दिया सेल को, तो जो सेल मेम्ब्रेन थी उसमें पोर्स क्रिएट हो गए टेम्परेरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके जरिए अंदर एंटर कर गया। माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल सेल्स के केस में माइक्रोपिपेट्स लेके उसके जरिए डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस में डाल दिया भाई हमने। प्लांट सेल के केस में डिसआर्म्ड पैथोजेंस वाली बात बताई थी, है ना। देन बायोलिस्टिक जीन गन, जहां पे हमने गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल्स को हमने कोट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए से और बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ सेल्स के ऊपर बम्बार्ड करा। ये सारी टेक्निक्स हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी कि इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। नाउ हमारे होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये हम कैसे जान पाएंगे, है ना। ये भी तो एक मुश्किल काम है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उस बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नहीं है। तो अगला स्टेप था हमारा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। एक प्रोसेस मैंने बताया था बेटा आपको पिछली बार, इफ यू रिमेंबर, द नेम वाज transformation, the process by which the host cell has taken up the recombinant DNA and the cell has got transformed. तो हम उन्हें ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते थे, रिकॉम्बिनेंट्स कहते थे, या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। उसमें हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली एक बात पढ़ी थी, याद है। दूसरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, लैक जेड वाली बात जो बताई थी मैंने आपको पिछले सेशन में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस याद है ना, जैसे अगर हमने प्लाज्मिड यूज किया था PBr322, तो उसमें
एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काट के वहां डाल देते हैं प्लाज्मिड के उतने हिस्से में जहां पे टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था। तो अब उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जाती रही। पूरा प्रोसीजर आपको समझाया था मैंने कि कैसे फिर हम वो कॉलोनीज को मार्क कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, और हम श्योर हो जाएंगे कि उन कॉलोनीज के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में मैंने कहा था कि लैक-जेड जीन जो है कौन से एंजाइम के लिए वो कोड करता है? यू रिमेंबर द नेम ऑफ द एंजाइम? लैक-जेड जीन कौन से एंजाइम के लिए कोड कर रहा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस और फिर एक कलर्ड प्रोडक्ट आ जाता है और कलर्ड कॉलोनीज बनती हैं। जब ये लैक-जेड जीन को काट के यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाएगा तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, कॉलोनीज का कलर चेंज नहीं होगा। ये सारी बातें पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं। अब हमने आगे जाना है कि भाई हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स आ गए, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स आ गए, बन गए वो। अब प्रोडक्ट जो बनाएंगे ये, वो हम प्रोडक्ट आइसोलेट कैसे करेंगे? मुद्दे की बात तो ये है ना, करना तो हमने यही था कि अपना एक बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट बनाना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहां से शुरू होगा भाई आगे की स्टोरी। आइसोलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट्स, हाउ टू आइसोलेट दैट जीन प्रोडक्ट। चलिए, सो ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां हेडिंग दे दीजिए, आइसोलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट। मान लो इंसुलिन का ही जिक्र कर रहे हैं, तो भाई कैसे इंसुलिन हार्मोन अब हम आइसोलेट करेंगे? लेट्स सी दिस डायग्राम। वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड, जिसमें हमने ऐड कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट और बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और वो हमने ट्रांसफर कर दिया एक सेल में जिसे हमने कहा ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब ये सेल कहेगा ठीक है, मुझे कल्चर मीडियम में रखो, मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मैं प्रोडक्ट बनाता रहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, है ना? माइक्रोस्कोपिक सेल है इतना छोटा सा, कितना को प्रोडक्ट बना लेगा? बहुत थोड़ा सा बनाएगा, उतने से तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन है कि अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कैसे होगा? हमें वो प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे कैसे मिलेगा? थोड़े से प्रोडक्ट से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। सो जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, जिसके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि इंसुलिन प्रोटीन बना रहा है, अब हमें इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? समझ लेते हैं एक बार, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या हुआ जी? एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। होस्ट सेल में जो रिकॉम्बिनेंट जीन था हमारा, वो एक्सप्रेस हो रहा है और वो प्रोटीन बना रहा है। यहां पे हम इंसुलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। As I said, that the question is that why do we need large scale production? इतना ज्यादा चाहिए क्यों प्रोडक्ट? चलो इसका रीजन समझते हैं, इंसुलिन का एग्जांपल लेकर के रीजन समझ लेते हैं। नंबर 1, नॉट इनफ प्रोड्यूस। जो फ्लास्क के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर आप बनाएंगे प्रोडक्ट, वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बन सकता। अगर 1 लीटर कल्चर है आपके पास, कल्चर मीडियम में आपने बैक्टीरिया डाले हैं रिकॉम्बिनेंट वाले, 1 लीटर मात्रा है, तो वो केवल 4000 मिलीग्राम्स ऑफ इंसुलिन अप्रोक्सीमेटली बनाएंगे। इंसुलिन याद रख लेना, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज बनाते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स को लगातार इंसुलिन की जरूरत पड़ती रहती है। तो 1 लीटर कल्चर 4000 मिलीग्राम इंसुलिन उससे उत्पादन होगा। अब बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट की। पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों डायबिटीज पेशेंट्स, इंडिया में ही यह संख्या मिलियंस में होगी। कहते हैं डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। बहुत सारी वजह हो जाती हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ससेप्टिबल कर देते हैं इस डिजीज के लिए। इंसुलिन की गड़बड़ कर देते हैं जो शरीर में। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, एक्टिविटी ज्यादा ना होना, सेडेंटरी रहना, स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा,
शरीर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि भाई डायबिटीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सुनो, डायबिटीज पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है। घर में ही अपने आप पेशेंट लगा लेते हैं सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे इंजेक्शन, राइट, मार्केट में अवेलेबल है। उसमें एक सर्टेन अमाउंट डोजेज जो है आपको फिल करना है और इंजेक्ट करना है। नाउ एक शॉट जो लेते हैं उसमें 0.34 मिलीग्राम्स ऑफ इंसुलिन यूज होता है एक समय पे। पेशेंट ने जैसे खाना खाने से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इंसुलिन इंजेक्शन लगाया, तो एक बार में एक पेशेंट ने इतनी मात्रा इस्तेमाल करी। और ऐसा भी होता है कि दिन में 3 बार लेना पड़े, यानी रफली 1.02 mg ऑफ इंसुलिन एक पेशेंट को एक दिन में। अब आप जरा ये देखिए कि भारत में 70 मिलियन डायबिटीज पेशेंट्स, शायद ये संख्या इससे भी ज्यादा हो, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर जान पाना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। और जब ये रिसर्च किया गया होगा, जब ये पता चला होगा कि 70 मिलियन है, तब से लेके आज तक तो फिर और ज्यादा हो गए होंगे, और पूरी दुनिया में देखें तो पता नहीं भाई कितने ही ज्यादा होंगे। सो पहला पॉइंट हमने देखा कि इतनी ज्यादा मात्रा में लेबोरेटरी में हम वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, हमें कोई बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के बारे में सोचना होगा। सेकेंड पॉइंट ये है बेटा, tedious process which requires monitoring। लेबोरेटरी में आप बैक्टीरियल कॉलोनीज के साथ बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट बना करके, इतनी मैन पावर भी चाहिए, इतना रख रखाव चाहिए, बड़ी ही टीडियस कम्बरसम प्रोसेस है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। आप इतना सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, इतने कॉस्टली वहां पे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती वो चीज। समझे आप बात कि लैब में ये चीजें इतनी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो इसीलिए हमें इसका कमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना पड़ेगा। नाउ हाउ टू अपस्केल द प्रोसेस, हाउ डू वी अपस्केल दिस, कैसे होगा अपस्केल? आप कहेंगे भी थोड़े से बैक्टीरिया थे तो वो ऐसे इतने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ इंसुलिन तो नहीं बना के आपको दे सकते, है ना। तो ये कैसे संभव होगा? सुनो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो मुख्य रूप से दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुई, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ही हो, चाहे आप स्मॉल स्केल पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसके ये दो मुख्य स्टेप्स तो होंगे ही होंगे। नंबर 1 इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड नंबर 2 इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, टर्म्स आपको थोड़ी सी टेक्निकल लग सकती हैं कि भाई अपस्ट्रीम वर्ड क्यों यूज करा है, समझ आ जाएंगी आपको, चिंता मत कीजिए। हेडिंग दे लीजिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और फिर उसके नीचे दो ब्लॉक्स बना के लिख लीजिए, इट रिक्वायर्स क्या, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलो पहले समझाता हूं कि अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हमारा क्या तात्पर्य है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हमारा क्या मतलब है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है कि वो सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं इस तैयारी तक कि आपने वो पर्टिकुलर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ट्रांसफॉर्मेंट है वो बना लिया और उसे कल्चर मीडियम में डाल दिया और रख दिया कि भाई अब तुम ग्रो करो, यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस दे दी। ये तो हुआ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो इनिशियल स्टेप्स आएंगे जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। सो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या है, 1 2 3। पहला स्टेप सीड स्टॉक। सीड, बीज वर्ड हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे ये कोई पौधे के बीज नहीं है, यहाँ पे सीड रेफर कर रहा है उस इनिशियल मटेरियल को, उन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, कि उसका स्टॉक चाहिए आपको। नंबर 2 इज स्केलिंग अप, उसे स्केल अप करना होगा। एंड नंबर 3 इज बायोरिएक्टर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स हैं जिसमें ये फाइनल रिएक्शंस होंगी और प्रोडक्ट बनेगा। फिर उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कैसे करना है वो एक अलग बात है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। ठीक है, सो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या है? नंबर 1 लिखिए सीड स्टॉक, नंबर 2 स्केलिंग अप, नंबर 3 बायोरिएक्टर। तो पहले समझते हैं सीड स्टॉक से हमारा क्या मतलब है। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पॉइंट नंबर 1 सीड स्टॉक। हमने
ई कोलाई बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल वो कैसे बनाया, वो सारी स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम यूज करे, प्लाज्मिड का इस्तेमाल हुआ, पर्टिकुलर जगह पे जीन इंसर्ट करा, उस वेक्टर को कैसे हमने बैक्टीरियल सेल में पहुंचाया। तो ये तैयार हो गया हमारा सीड स्टॉक। समझे किसको रेफर कर रहा है? सीड्स तो वही हुए ना, बीज तो वही हुए, यही पनपेंगे आगे, यही ग्रो करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी ना। अब जो हमारा ई कोलाई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको कल्चर प्लेट्स पर हमने ट्रांसफर किया। प्लेट्स होती हैं प्रॉपर पेट्री डिशेस, एकदम स्टेराइल, कल्चर मीडियम डाला उसमें और ये बैक्टीरिया उसमें शिफ्ट करे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, कल्चर ब्रॉथ बना सकते हैं इससे। ब्रॉथ वर्ड का मतलब हिंदी में समझते हैं? शोरबा, है ना। जैसे कहते हैं इस चीज का शोरबा बना दीजिए, बॉयल करके ब्रॉथ बना दीजिए, तो ब्रॉथ टर्म हमने यहाँ पे यूज किया। तो ई कोलाई को हम ये स्टेराइल ट्यूब्स जो हैं इसमें हमने शिफ्ट करा कल्चर मीडियम में, तो हमने कह दिया कल्चर ब्रॉथ। तो यहाँ तो हमारे पास कल्चर प्लेट है, यहाँ हमारे पास कल्चर ब्रॉथ है, दोनों ले सकते हैं जी। ठीक है जी। सो दिस इज कल्चर प्लेट, दिस इज कल्चर ब्रॉथ, टेस्ट ट्यूब जैसी चीज में डाला हम। सीड स्टॉक इज रेडी एंड कैन बी स्टोर्ड एट। अब ये सीड स्टॉक हमारा तैयार हो, इनिशियल स्टेप्स हमने सारे फॉलो करके सीड स्टॉक बना लिया। इसे स्टोर कर सकते हैं कितने तापमान पे? -80 डिग्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंबे समय तक इसे रखा जा सकता है। पहला स्टेप हो गया क्लियर जी, समझ आ गया ना क्या हमने डिस्कस करा है अभी? ठीक है जी। चल, सीड स्टॉक का जिक्र हो गया, तो नंबर 2 पे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ गया स्केलिंग अप। इस चीज को स्केल अप करना, बढ़ाना। नाउ कल्चर ब्रॉथ में से इस पिपेट के जरिए हमने मटेरियल को कलेक्ट करा। कैन यू सी? पिपेट हमने इंट्रोड्यूस करा कल्चर ब्रॉथ में और फिर हमने उसे फ्रेश मीडियम में डाला। हमारे पास फ्लास्क में कल्चर मीडियम प्रेजेंट, एकदम सूटेबल कंडीशंस। तो इनिशियल स्टॉक में से आपने थोड़ा सा लेकर के पिपेट में मटेरियल फ्रेश मीडियम में डाल दिया। अब यहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई तो करेंगे, कल्चर मीडियम उन्हें मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, खाने पीने के लिए चीजें मिल गई, तो भाई चलो रिप्रोड्यूस करो फिर। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द स्केलिंग अप प्रोसेस। नाउ जिन फ्लास्क्स में आपने डाल दिया है इनिशियल उस मटेरियल को, अब उन्हें शेकर इंक्यूबेटर में रखना होगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तापमान मेंटेन्ड है और फ्लास्क शेक भी कर रही हैं, ऐसे ऐसे हिल रही हैं। हिलना भी जरूरी है, नहीं तो सब क्लम्प कर जाएंगे, बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएंगे, क्लम्प्स बन जाएंगे। तो शेकर इंक्यूबेटर कह रहे हैं हम इसे, इसमें हमने जी रख दिया। क्लियर है? राइट। नाउ लिसन, थर्ड स्टेप इज बायोरिएक्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में नंबर 1 क्या था? इनिशियल सीड स्टॉक प्रिपेयर करना। नंबर 2 स्केलिंग अप करना, राइट। एंड नंबर 3 इज द यूज ऑफ बायोरिएक्टर। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं मैंने? बायोरिएक्टर एक बड़ा सा वेसल होता है जिसके अंदर सूटेबल कंडीशंस मेंटेन्ड है, टेम्परेचर की, पीएच की, राइट। एयर की जरूरत है तो एयर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मोटर लगी हुई है जो एक शाफ्ट को और फैंस को रोटेट कर रही है लगातार, मटेरियल मिक्स हो रहा है उसमें, यहीं पे आपका वो प्रोडक्ट बन रहा है लार्ज स्केल। कल्चर मीडियम डाला गया, इनोक्यूलम डाला गया इसमें, ठीक है। दैट इज बायोरिएक्टर। सो बायोरिएक्टर इज अ लार्ज वेसल, 100 से 1000 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी हो सकती है। इससे बड़े बड़े भी बायोरिएक्टर्स आते हैं, ठीक है, राइट। नाउ बायोरिएक्टर्स में हो क्या रहा है? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल क्या हुआ? एक तो कल्चर मीडियम डाला और जो हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, वो डाले, टेम्परेचर मेंटेन करा, पीएच मेंटेन करा, राइट।
So raw materials, they get converted into products which can be proteins, enzymes, vitamins. अब डिपेंड करता है कि आप उस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए क्या बनाने जा रहे हैं। क्या आप किसी प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं जैसे कि इंसुलिन? क्या आप किसी विटामिन का निर्माण कर रहे हैं? क्या आप किसी एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ये सब चीजें बनाई जाती है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये ऐसे ब्लेड्स जो लगे हुए हैं कैसे रोटेट कर रहे हैं। ओके, अब डिटेल में बताता हूं आगे मैं आपको बायोरिएक्टर के बारे में ना। जो सेल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, दे कैन बी प्लांट सेल्स, दे कैन बी एनिमल सेल्स, दे कैन बी ह्यूमन सेल्स, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो आपका इनिशियल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? इट कैन बी प्लांट सेल, इट कैन बी एनिमल सेल, इट कैन बी cells from the human body also. Human cells can also be used. Bioreactors provide optimal growth conditions. इस तरीके से डिजाइन किया गया है उस वेसल को कि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है, जितना तापमान आप चाहें। पानी का सर्कुलेशन भी बना रहता है उसमें कि भाई अगर तापमान उसमें कम होने लगे तो गर्म पानी हमने उसके बाहर वाले जैकेट में से इंट्रोड्यूस करा ताकि तापमान ज्यादा हो। अगर ज्यादा हो गया तो हम ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। सो टेम्परेचर मेंटेन। पीएच प्रोब होती है उसमें, जिससे हम पीएच मॉनिटर करते रहते हैं। पीएच में गड़बड़ होने लगे तो डिपेंडिंग अपॉन की बेस डालना है या एसिड डालना है, हम पीएच को रेगुलेट कर लेते हैं। सबस्ट्रेट हम डालेंगे इसमें, सॉल्ट्स होंगे, वाइटामिन्स है, ऑक्सीजन का फ्लो होगा अगर जरूरी है तो। ठीक है जी। सो बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अब आप देखो, ये आपके सामने एक स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर्स के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसके अलग अलग पार्ट्स देखिए। कैन यू सी दिस मोटर? ये जो ऊपर लगी हुई है, ये मोटर जब चलेगी तो इसके साथ एक शाफ्ट अटैच्ड है, अंदर स्टिरर लगा हुआ है उसके साथ जी। स्टिर, किसी चीज को स्टिर करना, घोल देना, तो ये ब्लेड्स जो है ये घूमेंगे, राइट। ये सैंपलिंग पॉट है, यहां से हम सैंपल निकाल सकते हैं। रिएक्टर टैंक है मेन। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे। बाहर वाली ये जो येलो सी जैकेट दिख रही है आपको कंप्लीट, आपने देखा नीचे का हिस्सा ये वाला कर्व्ड होता है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो, राइट। यू कैन सी दिस रीजन, दिस इज कर्व्ड। इस वेसल का नीचे का हिस्सा कर्व्ड है। दिस इज द पीएच कंट्रोल सिस्टम। बायोरिएक्टर का एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाया है ना। एक ब्लेड अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ, ये फोम ब्रेकर है, देख सकते हैं ये वाली चीज, ये ब्लेड जो, बिकॉज जब रिएक्शन हो रहा है उसमें तो झाग भी बनेगी, फोम भी बनेगी, तो लगातार फोम नहीं बनी रहनी चाहिए, इसलिए ये ब्लेड्स जो लगे हुए फैन शेप, ये फोम को हटा देते हैं वहां से। हियर यू कैन सी दी एयरेटर, हवा के लिए स्पार्जर भी बोलते हैं ना। बायोरिएक्टर्स दो तरह के हैं। किस आधार पे? इस आधार पे कि जो उसमें मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो एक बार में ही डाल देना है या वो लगातार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, वो भी हम देखेंगे। सो बायोरिएक्टर्स बेस्ड ऑन मीडिया सप्लाई, लेट्स अंडरस्टैंड। बायोरिएक्टर्स बेस्ड ऑन मीडिया सप्लाई, हम पढ़ क्या रहे हैं मेनली? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पहला था सीड स्टॉक का तैयार करना। सीड स्टॉक तैयार हो गया तो अपस्केल करा उसे, उसके बाद बायोरिएक्टर्स का जिक्र हो रहा है। सो बेस्ड ऑन द मीडिया सप्लाई, बायोरिएक्टर्स दो तरह के हैं बेटा, सिंगल बैच बायोरिएक्टर एंड कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर, राइट। कॉन्टिन्यूस बैच या फेड कर रहे हैं, जिन्हें लगातार फीड किया जा रहा है, जिनमें मटेरियल बार बार डाल सकते। दो तरह, एक हो गया सिंगल बैच कि एक बार में ही मटेरियल डाला, सारा सेटअप कर दिया और फिर बैठिए इंतजार कीजिए प्रोडक्ट के बनने का। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा मटेरियल आप डालते जा रहे हैं, बार बार डालते जा रहे हैं। अब उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ गए ना। आप कितनी भी स्टेराइल कंडीशन बना के रखें, जब आप बार बार उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, सो देयर आर चांसेस कि अनसेफ हो वो चीज और उसमें कंटेमिनेशन हो जाए, राइट। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सिंगल बैच बायोरिएक्टर। ठीक है, देखिए डायग्राम आपके सामने है जी। मेन बातें अंडरलाइन करता हूं। सिंगल
बैच बायोरिएक्टर वेसल कैसा होता है? यह एक क्लोज्ड सिस्टम है। इसे एक बार आपने जब शुरू कर दिया, मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर मीडियम वगैरह इट इज प्रोवाइडेड वंस, एक बार डाल दिया ना, आपने अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डालने उसमें वो भी डाल दिया, पीएच भी मेंटेन कर दिया आपने, और आपने टेम्परेचर भी मेंटेन कर दिया, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन है, सेटअप को स्टार्ट कर दिया और फिर इंतजार। अब इसमें क्या होता है बेटा, ऑल द थ्री फेजेस ऑफ ग्रोथ आर ऑब्जर्व्ड, दे आर फॉलोड। किस चीज की ग्रोथ? जो होस्ट ऑर्गेनिज्म हमने डाला हुआ है उसकी ग्रोथ के अलग अलग फेजेस, लैग फेज, देन एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज, है ना, ये अलग अलग फेजेस है, सारे ऑब्जर्व होंगे। देखें जी आगे, पॉइंट्स नोट कर लिया आपने, हेडिंग दे लीजिए, सिंगल बैच बायोरिएक्टर। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, nutrients and culture medium are provided once, एक बार में। Point number 3, all three phases of the growth of the host organism are observed या followed. Now, देखो इधर, ये ग्राफ दिख रहा है आप? ध्यान से, इट इज अ ग्रोथ कर्व। जो सेल्स हमने डाले हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, या जो भी हैं, अब कैसे वो उस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, यहां पे हमने इस एक्सिस पे लिया है समय, टाइम इन आवर्स, राइट। यहां से इनोकुलेशन शुरू करा है, 1 घंटा, 2 घंटे, देन 3 आवर्स, देन 4 आवर्स एंड सो ऑन। इस एक्सिस पे हमने ले लिया है नंबर ऑफ सेल्स। अगर आप साथ के साथ बना सकें ग्राफ तो वेल एंड गुड, बना लीजिए, इजी है, मैं समय दे रहा हूं आपको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, और एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिए, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। शुरुआत का समय देखिए, यहां दिख रहा है जी लैग फेज, लैग है, गैप है, अभी समय लग रहा है उन्हें ग्रो करने में, मल्टीप्लाई होने में। उसके बाद तेजी से हमें ये इतना शार्प इंक्रीज मिला, ग्रोथ मिली, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रो का, 2, 4, 8, 16, है ना, तेजी से। उसके बाद स्टेशनरी फेज आ गया, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स ऑपरेट करने लगेंगे कि अब वो फिर इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्टेशनरी हो गया है। देन इट गोज डाउन, देयर इज डिक्लाइन और द डेथ फेज। ये ग्राफ हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब भी मैं आपको ये ग्राफ्स डिस्कस करवाऊंगा, राइट। सो जब सिंगल बैच बायोरिएक्टर यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो उसमें ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करें रिजल्ट्स तो हमें कुछ ग्रोथ कर्व इस प्रकार का मिलता है। ऑल द थ्री फेजेस ऑफ द ग्रोथ कर्व आर ऑब्जर्व, देयर इज लैग फेज, देयर इज एक्सपोनेंशियल फेज, and then you see the stationary phase also. So that was single batch bioreactors. Let's talk about fed batch, जिन्हें फीड कर रहे हैं लगातार बार बार, कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स जो काम कर रहे हैं। देखते हैं जी वो कैसे हैं। वो एक ओपन सिस्टम, हेडिंग दे लीजिए, फेड बैच या कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स, ओपन सिस्टम, ये क्लोज्ड नहीं है। इससे पहले जो हमने पढ़े वो क्लोज सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स आर एडेड एंड कल्चर इज रिमूव्ड। न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड हो रहा है, कल्चर रिमूव हो रहा है, पीरियोडिकल, ठीक है, पीरियोडिकली ये करना पड़ रहा है, उसमें नहीं करना था हमें। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेस जो है मेंटेन रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बार बार ऐड हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल फेस मेंटेन रहा। वहां पे हमें लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, स्टेशनरी फेस देखने को मिला था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेस मेंटेन है। डायग्राम इसका देख लीजिए, एजिटेशन सिस्टम है, फीडिंग पंप है, राइट, मेन रिएक्टर टैंक है, टेम्परेचर और पीएच यहां भी मेंटेन्ड है, वो तो हमें इन जनरल बायोरिएक्टर्स में मेंटेन करके रखने ही पड़ते हैं, टेम्परेचर भी, पीएच भी। नाउ सी, अब यहां पे आप ग्राफ देखिए, ग्रोथ कर्व देखते हैं बेटा। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है आवर्स में, यहाँ पे इनोक्यूलेशन हुआ, मतलब हमने उस कल्चर मीडियम में ऐड करा है होस्ट ऑर्गेनिज्म, रिकॉम्बिनेंट वाला, पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा, चौथा। सो हम देख रहे हैं लगभग 1.5 आवर पे, 1.5 आवर्स पे
हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलनी शुरू हुई और ये मेंटेन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट ऐड हो रहे हैं और जो कल्चर है फिर वो साथ के साथ रिमूव भी हो रहा है। तो जो बैक्टीरिया है उनको भोजन पानी मिल रहा है, भाई आराम से मल्टीप्लाई करते रहो, ग्रो करते रहो। क्लियर है जी? एज आई टोल्ड यू कि दोनों के ही अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। कंपैरिजन करके देख लेते हैं। सिंगल बैच बायोरिएक्टर्स जो है वो सेफ है। सेफ इन व्हाट सेंस? क्योंकि आपने एक बार पूरी स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, ऑन कर दिया, उस प्रोसीजर को ऑन कर दिया। बार बार आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। सो बाहर से कोई चीज उस कल्चर को कंटेमिनेट कर पाए, इसके चांसेस बहुत ही कम होंगे। सो इट इज सेफ, इस सेंस में सेफ कहा गया। ठीक है जी। और जबकि फेड बैच या कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स इस सेंस में अनसेफ है। यू आर रिपीटेडली opening that system, adding something new, you're closing it, then you're opening it, so there are chances कि कोई contamination हो जाए उसमें, so comparatively unsafe। ठीक है। नेक्स्ट, जो सिंगल बैच वाले हैं भाई वो कॉस्टली, महंगा पड़ता है वो सौदा हमें, और ये वाले कॉस्ट इफेक्टिव हैं। सिंगल बैच वाले टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे लेस टाइम है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम सेफ्टी वाला इशू 1 मिनट के लिए हटाएं तो ज्यादा बेहतर हमें कौन से दिख रहे हैं जी? फेड बैच या कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर्स। बट सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो ह्यूमंस पे यूज होने हैं, ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए हो सकती है, वो चीज ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करनी है, वो कोई दवाई हो सकती है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि उसमें किसी किस्म का कोई कंटेमिनेशन या गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है जी। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में दो बातें थी, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में ये सारे इनिशियल स्टेप्स बायोरिएक्टर्स तक, पहले सीड स्टॉक को तैयार करना, स्केलिंग अप करना और उसके बाद बायोरिएक्टर्स में डाल देना। अब कहानी आगे ये है कि उस बायोरिएक्टर में जो प्रोडक्ट बन गया है उसे आइसोलेट कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को कैसे निकालना है और कमर्शियली उसे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। सो योर हेडिंग इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या है हेडिंग? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पहला पॉइंट इसमें आएगा रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्ड प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट बन गया, चलो मान लो इंसुलिन हार्मोन बन गया, उस सेल ने जो भी चीज बनाई है वो बन गई, लेकिन अब उस पूरे बायोरिएक्टर वेसल में वो प्रोडक्ट भी है, आपके पास कल्चर मीडियम भी है, पीएच मेंटेन करने के लिए आपने कुछ चीजें डाली थी वो भी मौजूद है, उसके अलावा वो इनिशियल सेल भी प्रेजेंट है। तो इतनी सारी चीजें तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट ही चाहिए था। प्रोडक्ट रिकवर करना है और उस प्रोडक्ट को अच्छे से प्यूरिफाई करना है, और जितने भी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, उनको हटाना पड़ेगा। अनडिजायरेबल एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय द सेल्स या प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम। सेल ने उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के अलावा और भी तो चीजें हो सकता है बनाई हो, वो तो हमें नहीं चाहिए, है ना, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के फर्दर क्या क्या स्टेप्स, गौर फरमाइएगा। पहला है सेपरेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स को सेपरेट कर लिया भाई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल्स, हो सकता है वो जो प्रोडक्ट बना है वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर ही है, सेल ने उसे बाहर रिलीज नहीं करा, सेल के अंदर है, तो फिर आपको सेल को तोड़ना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा उसके अंदर से, उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करा, उसे कंसंट्रेट करा, क्योंकि अगर वो सेल के अंदर था तो उसमें तो पानी भी होगा, साइटोप्लाज्म में कितना सारा पानी है सेल में, तो आपको अपना प्रोडक्ट कंसंट्रेट करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो कितने सारे अभी स्टेप्स बाकी हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। नंबर 1 सेपरेशन ऑफ द सेल्स, नंबर 2 डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल्स अगर प्रोडक्ट इंट्रासेलुलर है, नंबर 3 एक्सट्रैक्शन एंड कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सो लेट्स सी these steps one by one. Number 1 सेपरेशन ऑफ द सेल्स। कैसे सेल्स को हम सेपरेट करेंगे? एक तरीका है भाई हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगेशन करके फिल्ट्रेशन कर दें तो सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे प्रोडक्ट को और हमारे कल्चर मीडियम को,
टोटल जो हमने बायोरिएक्टर में डाला था, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखा, एक पर्टिकुलर स्पीड पे उसे घुमाया, डेंसिटी के हिसाब से हैवियर चीजें सेटल कर जाएंगी नीचे, राइट? हमारा रिटेंटेंट और सुपरनेटेंट आ जाएगा, सुपरनेटेंट हटा देंगे, सेल्स मिल गए, हम सेल सेपरेशन हो गया, ठीक है ना? कई केसेस में जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। मान लो बैक्टीरिया है और उनके अंदर वो डिजायर्ड प्रोटीन है, तो सेल को तोड़ो, लाइसिस करो सेल का, ताकि उसके अंदर से वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाए, ठीक है जी ना? देयर आर केसेस जहां पे सेल उस पर्टिकुलर प्रोटीन को सिक्रीट कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, तो जो भी प्रोडक्ट बना है एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और कई केसेस में इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। और जो इंट्रासेलुलर है, द प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द सेल लाइसेट, सेल का लाइसिस जो कर दिया उसमें से निकालना पड़ेगा जब सेल को तोड़ दिया। और अगर बात ये थी कि सेल ने वो रिलीज करा है, तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, आई टोल्ड यू कि सेल हैवियर है, वो सेटल कर जाएंगे और उनके द्वारा सिक्रीट की गई चीज ऊपर ऊपर रह जाएगी सुपरनेटेंट में, तो प्रोडक्ट विल बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द सुपरनेटेंट एंड इन द सेकंड केस सेल के लाइसिस करना पड़ेगा। इसमें अब देखो यहां दिखाया गया कि वेक्टर विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल है जी, ये दिख रहा है हमें। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी है, हो सकता है कोई एंटीबॉडी वो बना रहे हो, वो भी मौजूद है। सो कहने की बात ये है कि अब हमें इन चीजों को सेपरेट भी करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया के अंदर डिजायर्ड प्रोटीन है तो उसका डिसइंटीग्रेशन कराना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोई मैकेनिकल मेथड, कोई केमिकल मेथड या एंजाइमेटिक मेथड लगा सकते हैं, ठीक है जी? क्लियर है इतनी बात? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं हम। We can use the mechanical method, we can use some chemical method, we can use some enzymes also to do that. So in downstream processing, we have seen separation of the cells, disintegration of the cells. What is this extraction and then concentration? समझे अब ये? इसके बाद फिर प्यूरिफिकेशन, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कमर्शियली कैसे पैकिंग हो रही है उस चीज की और वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। Let's talk about extraction and concentration, उस चीज को concentrate करना। See, we have to extract the products from the cell. सेल को ब्रेक करना है तो कोई मैकेनिकल तरीका, कोई केमिकल, कोई एंजाइमेटिक तरीका हो सकता है, ओके राइट जी? नाउ प्यूरिफिकेशन, यू हैव टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट मिल गया, हो सकता है अभी कुछ इंप्यूरिटीज उसके साथ, तो भाई इंप्यूरिटीज के लिए तो कोई जगह नहीं है। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसके जरिए हम अपने उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कर लेते हैं। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, सिंपली बस इतना ध्यान रखिए कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेल्स का सेपरेशन, उसमें से प्रोडक्ट का आइसोलेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम कर लेते हैं। चलिए जी, प्रोडक्ट मिल गया आपको, प्योर प्रोडक्ट मिल गया। क्या ये प्योर प्रोडक्ट अब आप सीधा बाजार में उपलब्ध करा देंगे कि दुनिया भर के लोग इसे इस्तेमाल कर लें? नहीं, इट इज नॉट दैट इजी, ऐसे नहीं। अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल ट्रायल्स में डोज फाइंडिंग, प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट, कंपैरेटिव एफिकेसी, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। डोज फाइंडिंग से क्या मतलब है, सुनिएगा जी गौर से। यू हैव टू असेस दैट ड्रग या थेरेपी जो भी आपने बनाई है, आपको चंद ह्यूमंस पे ट्रायल करना पड़ेगा। 20 से लेकर के 100 पेशेंट्स तक हमें ट्राई करनी पड़ेगी वो चीज। मान लीजिए डायबिटीज पेशेंट्स ही हैं, आपकी किसी कंपनी ने इंसुलिन बनाया, एक नया ह्यूम्यूलिन या जो भी नाम आप दे लीजिए, है ना, ह्यूमंस पे ट्रायल की, ठीक है जी, आपने करा ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन कोई ना कोई हो सकता है अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हो। आप कितनी भी सोच समझ के साथ अपनी तरफ से सही चीज बना लीजिए, हो सकता है वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे जाए। तो हमें तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा कि उसके फायदे ज्यादा हैं या उसके नुकसान ज्यादा हैं या दोनों बराबर हैं। तब जाकर के फिर डिसाइड होगा कि फाइनली इसे कमर्शियली अवेलेबल
कराया जा सकता है जनरल पब्लिक के लिए या नहीं. You got it? So, testing of the beneficial effects and undesirable effects दोनों over 100 diagnosed patients, 100 या 100 से ज्यादा patients में वो चीज देखी जाएगी. Comparative efficacy, that means comparison किया जाएगा of the new with the standard therapy. जो आपने, जैसे मैंने कहा आप वैज्ञानिक हैं, आपने पूरी लेबोरेटरी सेटअप करके और उसके बाद आपकी कंपनी ने बना दी वो पर्टिकुलर प्रोटीन, उसका इस्तेमाल किया गया जिस भी पर्पस के लिए आपने बनाया है. सो ऑलरेडी भी तो कोई ना कोई थेरेपी एग्जिस्ट कर रही होगी ना उसके लिए, तो फिर हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा. कंपैरिजन ऑफ द न्यू विद द स्टैंडर्ड थेरेपी जो ऑलरेडी यूज की जाती थी. मान लीजिए इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से हमने अब बनाया और उससे पहले जो था पेशेंट सिर्फ दवाइयां ही लेते थे, मेटफॉर्मिन दवाई लेते थे, ये जो भी दवाइयां ले रहे थे, तो हम उसके कंपैरिजन में देखेंगे इस चीज को कि ये ज्यादा बेटर है या वो ज्यादा बेटर थे. So this will be conducted in multiple locations throughout the world. दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे ये चीज देखी जाएगी, 1000 या उससे ज्यादा लोग. ठीक है जी. सो दैट मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स में भी समय लगता है, इतना आसान नहीं है कि कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने बना दिया, चाहे वो सिंपल एक फ्लेवर सेवर्ड टोमेटो ही क्यों ना हो, बीटी कॉटन ही क्यों ना हो. आगे पढ़ेंगे हम ये सारे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके जो हमने अलग अलग तरह की ये चीजें बनाई हैं, चाहे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं चाहे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. विल डिस्कस अबाउट दीज. सो कमर्शियली लार्ज स्केल पे ये इतनी आसानी से पूरी दुनिया भर में एक्सेप्ट हो जाएं ये जरूरी नहीं होता. क्वालिटी कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है ना, बिकॉज ये ह्यूमंस के साथ डील कर रही है चीज डायरेक्टली. सो यू हैव टू मेंटेन वेरी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल. हर बार हर बैच में हर लॉट में जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल रखना. स्टेप्स टू मेंटेन आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स. पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा हर बार. क्या क्या स्टेप्स हैं कि उस प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी, उसका अस्तित्व, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता बनी रहे हमेशा के लिए. मान लीजिए पहला लॉट जो आपकी कंपनी ने बनाया था वो तो बहुत बढ़िया निकला, सेकंड वाले लॉट में कोई गड़बड़ आ गई तो भाई उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी. सो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके द्वारा क्वालिटी, प्रोडक्ट की वैलिडिटी, ये सब बनी रहेगी. मेजर स्टेप्स क्या है इसमें? डिटरमाइनिंग द कॉम्पोजिशन. आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसकी पैकिंग में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. हर बार जब नया लॉट बनाया है उस फैक्ट्री ने, उस कंपनी ने, उस प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन, उसकी क्वालिटी, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, पैकेजिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है. जैसे इंसुलिन इंजेक्शन घर में रखते हैं तो फ्रिज में रखने होते हैं भाई, कम तापमान पे रखने हैं, आपको बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रखना है, उसे खराब हो जाएगा इंसुलिन. सो हर चीज का ध्यान रखना होता है यहाँ पे, राइट? So I hope this entire thing was interesting. मजा आया है आपको. बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर जो है यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, आप समझे, बेसिक सिद्धांत थे ये जो हमने जाने बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के. राइट? लोकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लीफिकेशन, उसके बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, पीसीआर टेक्निक्स पढ़ी, कैसे रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो रिएक्टर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड. जो नोट्स आपने बनाए, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन नोट्स को आपने रिवाइज करना है. कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बन चुके हैं, है ना, और हर सेशन में हम पीछे का भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं. अभी तक तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, डीपीपीस तो आपको मिलते ही हैं, उसके अलावा भी बच्चे अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वो आप करते रहिए. रिवीजन पिछले चैप्टर्स का भी करते रहिए. कई बार ऐसा होता है करंट चैप्टर को तो रिवाइज कर रहे हैं और पता चला कि भाई जो हमने पीछे का पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर भूल गए, एपिस्टेसिस में कंफ्यूज हो गए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल भूल गए हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करके रखिए आप कि पीछे की चीजों को भी आप उतनी ही तवज्जो दे पाएं. अदरवाइज बेटा इतना पाइलअप हो जाएगा सिलेबस कि आपको डर लगने लगेगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. इतना सारा सिलेबस जब आप देखेंगे कि हमने रिवाइज ही नहीं करा है. प्लीज ऐसी सिचुएशन आने ही मत दीजिए. एकदम फोकस्ड होकर के, डिसिप्लिन्ड होकर के
पढ़ाई में डिसिप्लिन भी बड़ा जरूरी है। सो फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड लोग अपने लक्ष्य तक कम से कम रुकावटों से पहुंचते हैं। रुकावट तो आती है, समस्याएं तो आती हैं, भाई सबको आती है। रेजिस्टेंस तो ऑफर होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग फैक्टर्स हैं, कुछ कंट्रोल में होते हैं और कुछ नहीं भी होते। फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो सब तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। लेकिन उन हालातों में अपने आप को फोकस्ड कैसे बनाए रखना है, लक्ष्य से भटकना नहीं है, ये तो आपके हाथ में है ना। तो जो चीजें हमारे हाथ में हैं, सो उनकी कमांड हमें खुद लेनी चाहिए। अपने जीवन की गाड़ी के चालक आप स्वयं बनिए। ऐसा थोड़े ना पीछे वाली सीट पे बैठ गए और कोई और गाड़ी चला रहा है आप, नहीं। राइट जी। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर फिर से आपके मिलूंगा। राइट जी। फिर से आपसे मिला जाएगा और बेहतरीन सेशन के साथ, और बढ़िया इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। लेकिन आपसे यही उम्मीद करूंगा, रेगुलरिटी बनाए रखिए, कोई भी सेशन मिस मत कीजिए। एंड बी थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी लोग शामिल हैं, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको उनका शुक्रगुजार होना जरूरी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।